हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में एस्टेट का एग्जाम है और मैं हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो हरियाणा में टीजीटी या पीजीटी होता है, हमारा सब्जेक्ट में उसमें 20 नंबर की हिंदी व्याकरण से आता है, 20 नंबर का एनसीईआरटी बुक से आता है और 20 नंबर का हिंदी साहित्य आता है। तो मैं आपको हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, साथ के साथ आपको एनसीईआरटी की भी करवा दूंगी और हिंदी व्याकरण की भी करवा दूंगी। ठीक है, बट आप ये मत समझना कि ये वीडियो सिर्फ एस्टेट के लिए। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, ईएमआरस, केवीएस, जो भी सेंट्रल लेवल का है, सब में ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है। और मैंने जो आपको ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में करवाने की कोशिश की है, क्योंकि कोई भी जो टीचर होता है वो यही सच्चा वो उसकी यही सोच होती है कि वो जिसको भी पढ़ाए बहुत अच्छे से पढ़ाए, पहले उसको आसान भाषा में पढ़ाए, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट जाए। जैसे हमारा टीचिंग के अंदर हमें सिखाया जाता है ईजी टू स्पेसिफिक, मैं आपको उसी तरह से करवाऊंगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन परंपरा। सबसे पहले हम ये जानेंगे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसकी लेखन, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको लेखन परंपरा है, उसका विकास कैसे हुआ था, उसको लिखा सबसे पहले किसने था। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो लेखन परंपरा है, इसका सबसे पहले शुरुआत की थी फ्रांसीसी विद्वान गारशद तासी ने की थी। तो ये एक फ्रांसीसी विद्वान है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान को जाता है। इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द लिटरेरी ए हिंदुस्तानी। इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको अच्छे से याद रखना है, साथ के साथ ये वन लाइनर फॉर्म में है। आप ना इसके बाद ना आप ना कोई भी आदिकाल के एमसीक्यू लगा के देखना, आपको 100% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। और इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसमें कवियों का जो कवि होते हैं ना, कवि और लेखक, उनका जो साहित्यिक परिचय था ना, वो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया था। ये आपको, ये जो वर्णानुक्रम पद्धति वाला है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो जॉर्ज ग्रियर्सन था, उन्होंने किस पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य लिखा था, और गारशद तासी ने कौन सी पद्धति के आधार पर लिखा था। जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, उन्होंने लिखा था काल कर्मानुसार पद्धति पे, और जो हमारे गारशद तासी हैं, इसने जो हिंदी साहित्य के कवि और लेखक हैं, उनका जो विवरण दिया था वो वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर दिया था। आपको मैं वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर समझा देती हूँ। तो वर्णानुक्रम पद्धति वो होती है जिसमें किसी भी कवि या लेखक का जीवन का परिचय उसके नाम के आधार पर दिया जाता है, नाम के पहले अक्षर के आधार पर दिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर मैं बताती हूँ, जैसे कबीर है, कबीर में पहला क वर्ण है, और केशवदास है, दोनों में कौन सा वर्ण? दोनों में क वर्ण है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। बट देखो, कबीर है वो भक्ति काल के कवि हैं, और केशवदास जी रीति काल के कवि हैं। पर इन्होंने क्या किया, वर्ण के आधार पर सभी का जीवन परिचय दिया। इसलिए यहाँ पर जो गारशद तासी है, इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हिंदी साहित्य को लिखने का प्रयास किया था वो है शिव सिंह सेंगर। ये एक भारतीय विद्वान थे जिन्होंने हिंदी में लिखा गया यह पहला हिंदी में लिखा गया यह पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। हम इसको अच्छे से ये नहीं मान सकते जो गारशद तासी था और जो शिव सिंह सेंगर था कि ये हिंदी साहित्य का मतलब महत्वपूर्ण, इन्होंने अच्छा इतिहास लिखा। मतलब इनके जो इतिहास लेखा था इनमें कुछ ना कुछ कमियां थी। तो इन्होंने ये कह सकते हैं कि इन दोनों ने अच्छा प्रयास किया। इनके ग्रंथ का नाम क्या था? इनके ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज, और इसका प्रकाशन वर्ष आपको अच्छे से याद रखने का, प्रकाशन वर्ष था 1883। और जॉर्ज जो अभी गारशद तासी था, उसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1800 उसका प्रकाशन वर्ष था 1839। ठीक है, आपको प्रकाशन वर्ष अच्छे से याद होना चाहिए। और इसके जो शिव सिंह सेंगर है, इसके इतिहास ग्रंथ की विशेषता क्या थी? इसने लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी रचनाओं के उदाहरण दिए। उसके बाद आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको ना दोबारा इससे और भी क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, जो इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए काल विभाजन किया। पहले तो जो गारशद तासी है और शिव सिंह सरोज हैं, तो शिव सिंह सेंगर है, सॉरी,
तो वो अपना मतलब अपने आधार पर ये वो उन्होंने हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा, पर इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति और दृष्टिकोण के आधार पर काल विभाजन किया। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनके इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो आपको याद रखना है 1888। अब आप देखो तीनों का याद रखना है। जो गारसा दत्तासी था वो फ्रेंच विद्वान थे, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1839। और जो शिव सिंह सरोजा उनके इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है 1883। और जो जॉर्ज ग्रियर्सन है इनका जो इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है उसका प्रकाशन वर्ष है 1888। इन तीनों को आपने अच्छे से प्रकाशन वर्ष को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, और सॉरी इसके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है, अभी जो EMR का एग्जाम हुआ है उसमें जो रिटन एग्जाम हुआ था, हमारा मेन एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज पूछा हुआ था। तो उसने पूछा था हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो ये क्वेश्चन था। इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा और कवियों का काल क्रम के अनुसार वर्गीकरण किया। देखो जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था वो बिल्कुल सेम आ गया, इससे ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाएगा हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्णिम युग किसने कहा? आपने याद रखना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। और काल इन्होंने जो कवियों का जो हिंदी साहित्य के कवि और लेखक थे उनका जो वर्गीकरण किया है वो कालक्रम के आधार पर किया है। जो मतलब कालक्रम आप समझ गए होंगे, जन्म के आधार पर। जैसे सबसे पहले सूरदास आते हैं, फिर तुलसीदास आते हैं, फिर कबीर आते हैं, फिर जयश्री आते हैं, तो कालक्रम के आधार पर किया, ठीक है। उसके बाद है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु का भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसके बारे में ये है कि जो मिश्र बंधु हैं 3 भाई थे, तीनों का आपको नाम भी याद रखना है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये इन्होंने बहुत बड़ा संग्रह तैयार किया था, क्योंकि बहुत बड़ा संग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनका ग्रंथ था ना उसमें 5000 कवियों को स्थान दिया गया था। और इन्होंने हिंदी साहित्य को 8 कालखंडों में विभाजित किया है। तो आपको याद रखना है कितने मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया था? 8 कालखंडों में विभाजित किया था। और मिश्र बंधुओं के ग्रंथ का नाम क्या था? मिश्र बंधु विनोद। और 1913 में क्या हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं, निबंधकार हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में मैं आगे आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी हिंदी साहित्य में इनके योगदान के बारे में, क्योंकि और यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो इसके बारे में आपका जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में शुक्ल जी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इनके ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। और कब प्रकाशन हुआ था? 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। विशेषता इन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था। रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था किस पद्धति के आधार पर लिखा था? विधेयवादी पद्धति के आधार पर लिखा था, प्रयोग किया था। और जनता की चित्तवृत्ति के आधार पर काल विभाजन किया था, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने आधुनिक काल को कौन सा काल कहा है? आधुनिक काल का क्या नाम दिया है? आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा है। तो आप जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी, एक एक पॉइंट के साथ अच्छे से बताऊंगी। भक्ति काल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। भक्ति काल जैसे उत्तर पूर्व भक्ति काल और उत्तर पूर्व भक्ति काल और पूर्व भक्ति काल। और आदिकाल का इन्होंने क्या नाम दिया है वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा है। और आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा है? वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को इसलिए कहा है क्योंकि आदिकाल को वीर काल इसलिए कहा है क्योंकि आदिकाल में युद्धों का ज़्यादा वर्णन किया गया है। और उनके युद्धों के अंदर राजाओं की वीरता का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। वीरता के वर्णन के कारण इनको वीरकाल नाम दिया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा और शुक्ल जी की कुछ स्थापनाओं को तर्कपूर्ण चुनौती दी। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है इन्होंने जो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास था उसकी आलोचना की थी। जैसे उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने माना था कि भक्ति काल का उदय बाहरी मुसलमान आक्रमण के कारण ही भारत में भक्ति काल का उदय हुआ है। पर रामचंद्र शुक्ल जी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके इस बात का खंडन करते हैं।
तो उनकी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आगे हम इन राइटर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। प्रमुख रचनाएं हैं, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, इन्होंने 3 लिखी हैं, यहाँ पर 2 दिए हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, एक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। मैं आपको सभी करवाऊंगी, यहाँ पर आपका एक बार माइंड मैप बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये बहुत अच्छे से करवाऊंगी, रिवीजन भी करवाऊंगी। आप कोई भी एग्जाम देना, आप से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। एक बार ये वीडियो देख के देखना। जो बोलते हैं ना हिंदी साहित्य डिफ़िकल्ट होता है, इसको करने के बाद आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। एक बार ना आप इसकी अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है। मैं जब भी कोई मेरा एग्जाम होता है मैं ऐसे ही करती हूँ, एक बार में किसी को याद नहीं होता। जब हम उसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो हमें याद हो जाता है। जैसे आप ना रिमाइंड करो, जैसे हमने पढ़ा था ग्वार सादा तासी ने हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास लिखा था, कौन सी भाषा में लिखा था, आप खुद से क्वेश्चन करो। फ्रेंच भाषा में लिखा था, कब प्रकाशित हुआ था, 1839 में हुआ था, ठीक है। उनके ग्रंथ का नाम याद करो, ठीक है। ऐसे ऐसे करो। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1883 है, क्या नाम है उनका, कितने कवियों का उन्होंने वर्णन किया है। ऐसे ऐसे खुद से क्वेश्चन किया करो। तो उसके बाद आता है आधुनिक काल के अन्य लेखक, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास, कौन सा इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, ठीक है। आपने ये बहुत अच्छे से करना है। नगेंद्र, इन्होंने विशाल हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया है। इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसका क्या है, संपादन किया है डॉक्टर नगेंद्र ने, 1973 में किया था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। और आप ना इनको बहुत अच्छे से याद करना है, ना कि अपने एस्टेट के लिए करना है या किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए करना है। ये आपने अपनी जॉब के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने टीचिंग कैरियर के लिए याद करना है, ठीक है। तो आपको हर एक राइटर के इतिहास ग्रंथ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, और प्रकाशन वर्ष का भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको करवाती हूँ जो गारसादा तासी है, और इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। गारसादा तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक माना जाता है। इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है। ग्रंथ का नाम मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, प्रकाशन वर्ष कितनी करवा दिया है। भाषा क्या थी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। पद्धति कौन सी थी, वर्णानुक्रम पद्धति थी। जब आप इनको करोगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेंगे, जिसमें कवियों को उनके नाम के पहले अक्षर के आधार पर रखा गया था। मुख्य बिंदु, इन्होंने कुल 738 कवि थे। इसने जो गारसादा तासी थे, इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसमें 738 कवियों को लिया था, जिनमें से सिर्फ 72 कवि हिंदी के थे। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवि थे। इस काल विभाजन का, इसमें जो इन्होंने काल विभाजन नहीं किया था, काल विभाजन का पूर्ण अभाव था। काल विभाजन किसने किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। मैं ना आपके लिए जो भी कंटेंट लेके आई हूँ बिल्कुल इजी वे में लेके आई हूँ, वन लाइनर फॉर्म में लेके आई हूँ। और एक एक लाइन ना, यहाँ पर एक एक लाइन के अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है। आप कोई भी ना एमसीक्यू उठा के देख लेना, एग्जाम उठा के देख लेना, आपको आदिकाल के सभी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। ग्रंथ का नाम मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में करवाऊंगी। ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, और इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ग्रंथ के नाम को भी। इसकी भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी भाषा में थी। जो गारसादा तासी की भाषा कौन सी थी, फ्रेंच भाषा में थी। और इसकी भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी भाषा थी। और हिंदी साहित्य का पहला हिंदी में इतिहास किसने लिखा था, याद करो, मैंने अभी करवाया था, वो था शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। और कब लिखा था, 1883 में लिखा था, ठीक है। ऐसे ही अपने याद रखने हैं। तो इसके बाद है इनकी जो पद्धति मैंने आपको अच्छे से याद करवाया था। इनकी जो पद्धति, काल क्रमानुसार पद्धति का पालन किया और कवियों को उनके समय के अनुसार व्यवस्थित किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार से ही क्वेश्चन बन जाता है, और शायद एस्टेट में एक बार यहाँ से क्वेश्चन आया था। स्वर्ण युग के बारे में मैंने आपको करवाया। इन्होंने सबसे पहले भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया था। स्टार लगा दो, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत अच्छे से सिलेक्ट करके लेके आई हूँ, एक एक पॉइंट के बारे में। काल विभाजन, ग्रियर्सन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को स्पष्ट कालखंडों में विभाजित करने का प्रयास किया, ठीक है। अब इन दोनों के हम कंपैरिजन करते हैं, दोनों की विशेषताएं बताते हैं, गारसादा तासी का इतिहास और जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास के बारे में, ठीक है। जो समय
जो पहले किसका है, गारसदातासी। गारसदातासी का इतिहास ग्रंथ है, उसका समय क्या है 1839। जॉर्ज ग्रेशन का इतिहास ग्रंथ का है 1888। भाषा क्या थी इसकी, फ्रेंच थी, यहाँ पर अंग्रेजी थी। पद्धति इसकी वर्णानुक्रम थी, इसकी कालक्रम अनुसार थी। काल विभाजन नहीं किया, इन्होंने क्या किया था, पहली बार किया था। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोनों के बारे में आपको यहाँ कंपैरिजन के माध्यम से ये पता चल रहा है किसका इतिहास ग्रंथ किसने वर्णन किया, किसने नहीं किया, किसकी पद्धति कौन सी थी, भाषा कौन सी थी, समय कौन सा था, काल विभाजन कौन सा था। मुझे ना ये पीपीटी करने में बनाने में बहुत टाइम लगा है। प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट करिए, और ऐसे ही मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन करवाती रहूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आप कैसे करते हो, कैसे करते हो। जब आप इनको 2 बार करोगे ना, आप अच्छे से अच्छे टीचर से भी अच्छे हो जाओगे, ठीक है। तो इसके बाद हम ये कर चुके हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल का नामकरण। नामकरण ये जो टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैं पढ़ा तो मैं एक वीडियो में सारा दूंगी, और एक वीडियो में सारा कंटेंट मिल जाए उस जैसी बात नहीं होती, ठीक है। बट ये है, लंबी वीडियो को देख के कुछ देखते ही नहीं है, सारा एफर्ट बेकार होता है। पीपीटी बनाना, समय निकाल के यहाँ पर वीडियो बनाना बहुत टाइम लगता है, फिर भी देखते हैं, बनाती हूँ जितनी कोशिश है, करती हूँ, ठीक है। आदिकाल के नामकरण के बारे में बहुत ज़्यादा विवाद रहा है, और हर एक का नामकरण आपको पता होना चाहिए। आओ अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इजी पॉइंट में आपको बताऊंगी। आदिकाल का नामकरण हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे ज़्यादा विवाद का प्रश्न रहा है इसका, क्योंकि हर किसी ने अपने अनुसार, अपनी चित्तवृत्तियों के अनुसार अपना अपना नाम देने का प्रयास किया है। विद्वानों ने अपनी दृष्टि और उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर इनके भिन्न भिन्न नाम दिए हैं, ठीक है। तो आदिकाल के नामकरण की प्रमुख समस्याओं को विभिन्न विद्वानों के मतों का विवेचन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से करवाऊंगी, ठीक है। वीर गाथा काल, जैसे मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, वीर गाथा काल किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आधार क्या माना था उन्होंने, शुक्ल जी ने 12 महत्वपूर्ण पुस्तकों को आधार माना था। कई बार ना, सच कहूँ तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कितनी पुस्तकों के आधार पर, ठीक है, वहां पर नाम पूछा जाता है। तो आपको बताना है 12, और इसमें भी उन्होंने डिवाइड किया था 12 पुस्तकों को, देश भाषा और अपभ्रंश भाषा और देश भाषा के, देश भाषा में 2 भागों में बांटा था, ठीक है। तो जैसे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता आदि को आधार माना था। विशेषता, उनका तर्क था कि इस काल में वीरता की प्रवृत्ति प्रमुख थी। उन्होंने वीर काल नाम क्यों दिया, देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर इजी से मिल रहा है। उनका तर्क था कि इस काल में वीरता की प्रवृत्ति मुख्य थी, इसलिए उसे वीर गाथा काल कहना चाहिए। कई बार, एक बार ना इंटरव्यू में मेरी फ्रेंड से पूछ लिया था, जो रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा था, ठीक है। उसका आंसर देखो यहाँ पर है, उनका तर्क था कि इस काल में वीरता की प्रवृत्ति प्रमुख थी, इसलिए उन्होंने वीर गाथा काल कहना चाहिए, ठीक है। एक एक पॉइंट में मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए मटेरियल लेके आई हूँ। आलोचना, बाद में पाया गया कि कुछ ग्रंथ अप्रमाणिक हैं और कुछ श्रृंगार रस मुख्य है, इसलिए यह नाम अधूरा माना गया, ठीक है। तो आपको ना आगे बताऊंगी, जो पृथ्वीराज रासो है, आपको ऐसे पता होना चाहिए पृथ्वीराज रासो है, इसको प्रमाणिक किसने माना, अप्रमाणिक किसने माना, अर्ध प्रमाणिक किसने माना। कहने को तो ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, बट जब एक बार हम कर लेते हैं तो उसके बाद ये बहुत ईजी लगते हैं। अब ईएमआरस का एग्जाम था, उसके मैं पेपर एनालाइज करी थी, वहाँ पर ये क्वेश्चन ईजी टू पूछा हुआ था, किस आलोचक ने इसको प्रमाणिक माना, हिंदी साहित्य के किस आलोचक ने इसको प्रमाणिक माना। तो मैं अच्छे से दोनों का आंसर अच्छे से दे के आई थी। आदिकाल, जैसे आपको अभी बता देती हूँ, जो रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने इसको हिंदी साहित्य के पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है, और जो हाँ, जो पृथ्वीराज रासो है, रामचंद्र शुक्ल ने इसको अप्रमाणिक माना है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है। तो आपको ऐसे ऐसे सभी पॉइंट याद रहने चाहिए, किसने प्रमाणिक माना, किसने अर्ध प्रमाणिक माना है, ठीक है। तो आगे आता है हमारा आदिकाल। आदिकाल आलोचना में आदिकाल
आदिकाल आधार आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार द्विवेदी का मानना है कि काल हिंदी साहित्य की परंपराओं के विकास का आदि है। जो आदिकाल नाम किसने दिया था, तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आदि का अर्थ होता है शुरुआत। किसी भी चीज की जब हम शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, उसको बोलते हैं आदि। इसलिए उन्होंने हिंदी से आदिकाल नाम दिया। और आदिकाल तर्कपूर्ण भी माना जाता है, क्योंकि यहीं से हमारी हिंदी आधुनिक हिंदी की शुरुआत होती है। और अपभ्रंश भाषा थी जो, वो मतलब कम होती दिखाई देती है, और आधुनिक भाषा का यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। आधार द्विवेदी जी का मानना था कि काल हिंदी साहित्य की परंपराओं के विकास का आदि की शुरुआत है। विशेषता यह नाम सबसे अधिक व्यापक है। इसमें वीर गाथा, भक्ति और श्रृंगार सभी प्रवृत्तियां समाहित हो जाती हैं। क्योंकि ये नाम ज़्यादा तर्कपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो आदिकाल कहने से इसमें वीर गाथा भी आ जाता है, क्योंकि युद्ध जो राजाओं द्वारा युद्ध लड़े गए थे उनका वर्णन और उनकी वीरता भी आ जाती है, भक्ति भी आ जाती है, श्रृंगार भी आ जाता है, सभी प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। निष्कर्ष, आज शैक्षणिक जगत में यही नाम सर्वमान्य है। जो भी मतलब हमारा हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड है, इसमें आदिकाल को ही ज़्यादा मान्यता दी गई है, वीरगाथा काल को नहीं दी गई है। उसके बाद आता है सिद्ध सामंत काल। जैसे हिंदी साहित्य के जितने भी नामकरण हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। जो सिद्ध सामंत काल है वो किसने दिया था, वो राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आधार सांकृत्यायन जी ने इस काल को दो वर्गों में बांटा, सिद्धों का धार्मिक साहित्य और सामंतों की स्तुति करने वाला चारण साहित्य। विशेषता क्या थी इसकी, यह नाम उस समय सामाजिक संरचना को दर्शाता है। कमी यह नाम जैन साहित्य और लौकिक साहित्य की अनदेखी करता है, तो इसलिए इसके नाम को भी ज़्यादा मान्यता नहीं मिली थी। उसके बाद आता है संधि व चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, उन्होंने हिंदी साहित्य के आदि काल को क्या माना है, संधि काल माना है, और चारण काल कहा है। संधि काल यह वह समय था जब अपभ्रंश भाषा और हिंदी का मिलन हो रहा था। जब दो चीज़ों का जुड़ाव होता है तो उसे क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो इसलिए इन्होंने इसको क्या कहा, संधि काल कहा। और चारण काल, क्योंकि इस काल के कवियों को, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप स्टार लगा लो। चारण काल क्यों कहा, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इस काल के जो कवि थे, जो राज दरबार में अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे, युद्ध भूमि में उनके साथ जाते थे, तो उनको क्या कहते थे, उनको चारण कहते थे। राज दरबार कवियों को चारण कहते थे, इसलिए उन्होंने इसे चारण काल कहा। और बीज वपन काल, ये अभी KVS और NVS के एग्जाम हुए, उनके अंदर ये सभी क्वेश्चन आए हुए थे, चाहे आप एग्जाम उठा के देख सकते हैं। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तर्क, द्विवेदी जी का मानना था कि जैसे मिट्टी में बीज बोया जाता है, वैसे ही इस काल में हिंदी साहित्य के भविष्य के बीज बोए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा ढूंढ के विद मतलब आपके जो तर्क हैं और विशेषता हैं, आलोचना है, उनके साथ करवा रही हूँ। देखो वैसे तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हिंदी से बीज वपन काल किसने कहा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सबको पता है। संधि काल किसने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। बट उनके जो आगे हमारे जो मेन एग्जाम हो रहे हैं, लिखने के लिए हो रहे हैं, तो मतलब अब वो डिस्क्रिप्टिव हो रहे हैं, तो उसमें हमें तर्क भी देना पड़ सकता है, आलोचना भी बतानी पड़ सकती है। तो इसलिए अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि बीज वपन काल कहा तो क्यों कहा। जब आप कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाओगे या इंटरव्यू दोगे, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि मेरी तो आदत है, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। यदि कहा तो बीज वपन काल क्यों कहा, देखो इसका उत्तर हमें ऐसे मिल जाता है। जैसे मिट्टी में बीज बोया जाता है, वैसे ही इस काल में हिंदी साहित्य के भविष्य के बीज बोए गए। आपसे कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले, तो आप इसका आंसर कितने अच्छे से दोगे। यदि आपसे कोई पूछ ले बीज वपन काल आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने क्यों कहा, ठीक है, तो क्यों कहा इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है। क्यों कहा, तर्क, क्योंकि मिट्टी में बीज बोया जाता है। द्विवेदी जी का मानना था कि जैसे मिट्टी में बीज बोया जाता है, वैसे ही इस काल में हिंदी साहित्य के भविष्य के बीज बोए गए। कितनी अच्छी लाइन है, इसको कहीं भी इंटरव्यू में आप एज इट इज बताओगे तो कितना अच्छा इम्पैक्ट आपका पड़ेगा। आलोचना, आलोचकों का मानना है कि यह काल बीज जैसा कच्चा नहीं था, बल्कि इसमें बहुत परिपक्व रचनाएं पृथ्वीराज रासो लिखी जा चुकी थी। मैं आपको ना पृथ्वीराज रासो को फुल डिटेल से पढ़ाऊंगी, एक एक इसके अंदर कितना समय था, कितने छंद थे, इसको किसने लिखा था, और इसका विषय क्या थी, विशेषताएं क्या थी, ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से आपको करवाऊंगी।
नामकरण की संक्षिप्त तालिका, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सबका यहाँ पर मतलब शॉर्ट करके बताया गया है। मिस्र बंधु आरंभिक काल, मिस्र बंधु आरंभिक काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी चारण काल कहा था यहाँ पर, और राम कुमार वर्मा ने भी इसको चारण काल कहा था, ठीक है। तो डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ इसने कहा था अंधकार काल, ठीक है। आपने सभी के नाम को ना अच्छे से याद रखना है। देखो कई बार कह देते हैं याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। देखो मिश्र बंधु का सबको पता है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का सबको पता है। विश्वनाथ प्रसाद, विश्व में सबसे ज्यादा वीर कौन है, वीर कौन होते हैं, प्रसाद मिश्र होते हैं। कोरिलेट करके आप अच्छे से कर सकते हो, और जब कोरिलेट करके करते हैं ना एग्जाम के अंदर, एज इट इज अपनी ट्रिक याद होती है, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, चाहे नेगेटिव मार्किंग का भी एग्जाम हो, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था, और अंधकार काल देखो ये पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ इन्होंने कहा था। निष्कर्ष, यद्यपि शुक्ल जी का वीर गाथा काल उस समय के ऐतिहासिक गौरव को दर्शाता है, परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया आदिकाल नाम सबसे अधिक वैज्ञानिक और संतुलित है, क्योंकि यह काल की संपूर्णता को प्रकट करता है। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात की गई है कि जो वीरगाथा काल है उस समय के ऐतिहासिक गौरव को दर्शाता है, परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम आदिकाल सबसे अधिक वैज्ञानिक और संतुलित है। वैज्ञानिक और संतुलित क्यों है? क्योंकि जो मैंने आपको पहले हमने पढ़ा है क्यों था, क्योंकि इसमें वीर परक रचनाएं भी शामिल हो गई, वीरता भी शामिल होगी, श्रृंगार भी हो गया, भक्ति भी हो गया, उस काल की सभी प्रवृत्तियां इसके अंदर समाहित होगी आदिकाल कहने से, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब आदिकाल के बारे में आपको और डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर वीडियो ना 30 मिनट की होगी, तो फिर क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट देखते नहीं है, इसलिए नेक्स्ट टाइम में आपको ना और भी नेक्स्ट टाइम इसको कंप्लीट कर दूंगी अच्छे से, और आपको एक एक पॉइंट के साथ कर दूंगी। प्लीज़ यदि आपको मेरी वीडियो, मेरा टीचिंग स्टाइल या फिर जो मेरा मटीरियल आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप हर जगह करते हो, एक अच्छे छोटे टीचर को आप नहीं करते। यदि आपको मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।